गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। और आप हमारे साथ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और मैंने आपको कहा है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से प्रारंभ कर दें। प्रैक्टिस सेट वगैरह ले लीजिए और तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमको बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था आपका जिसका नाम था एग्रीकल्चर। और थोड़ा बहुत इसमें हमने जान लिया था। क्या क्या जाना था तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब एक एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, फूड ग्रोन करते हैं, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं खाने के लिए चीजों का प्रोडक्शन करते हैं या फिर इसके अंदर रॉ मटेरियल्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने कहा फार्मिंग के अगर टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर बात करेंगे तो फार्मिंग को भारत में 2 टाइप में बांटा जाता है। कौन कौन सा टाइप, तो मैंने कहा पहला होता है सब्सिस्टेंस, पहली होती है सब्सिस्टेंस और दूसरी होती है कॉमर्शियल। फिर मैंने कहा सब्सिस्टेंस को आगे 2 पार्ट में बांटा जाएगा। पहली होगी आपकी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होगी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इतना आपने पढ़ लिया था कि प्रीमिटिव क्या होती है, ये चीजें आपने तो इसमें मैंने आपको प्रीमिटिव कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग को बात करनी थी इंटेंसिव की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं आखिर प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, तो लिखा है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन द फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया। मतलब अभी भी इंडिया के बहुत थोड़े से क्षेत्र में इस तरह की फार्मिंग का उपयोग किया जा रहा है। क्या दिस इज प्रैक्टिस्ड स्मॉल पैच ऑफ लैंड। तो जो बेसिकली जो आपकी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें एक छोटा सा पैच ऑफ, मतलब एक छोटा सा क्षेत्र होगा, मतलब छोटा सा खेत होगा जिसमें हम प्रीमिटिव टूल्स का उपयोग करेंगे जैसे हाउ डाउ डिगी स्टिक्स। किस लिए यूज करेंगे, तो फैमिली को अपनी सस्टेन करने के लिए, मतलब बेसिकली फैमिली मेंबर्स ही इसमें एज अ लेबर का काम भी करते हैं। तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक सिंपल भाषा में समझिए कि एक छोटे से खेत में अपनी फैमिली मेंबर्स के द्वारा जब आप छोटे छोटे प्रीमिटिव टूल्स मतलब हाउ डाउ डिगिंग स्टिक्स का उपयोग करके खेती करते हैं तो वही आपकी क्या कहलाती है, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। और ये फार्मिंग मैंने बताया कि किस पर डिपेंड होती है, तो ये फार्मिंग डिपेंड होती है मानसून और क्लाइमेट पर। मतलब कि जब मानसून आएगा उसी समय इसकी फार्मिंग की जाती है, हर समय इसे फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने कहा प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत एक और फार्मिंग होती है, मतलब इसी के अंतर्गत एक फार्मिंग होती है जिसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसमें मैंने बताया सिंपल सी बात, देखिए हर चीज को थोड़ा सा आसान ढंग से समझने की कोशिश करिए। मैंने बताया अगर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की बात करते हैं तो स्लैश उखाड़ लिया और बर्न मतलब जला दिया। तो यहां पर कैसे फार्मिंग होती है, तो ऐसे फार्मिंग होती है कि क्या करते हैं कि हम एक पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, वो हमारा नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग जो खेती करते हैं वो कहते हैं ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, इस पर हम खेती कर रहे हैं। पर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में कोई बेसिकली उनकी जमीन नहीं होती है। क्या करते हैं वो लोग, एक ऐसी जमीन, एक ऐसे पैच ऑफ लैंड को खोजते हैं जहां पर झाड़ी झंखाड़ियां होती हैं, उसे काटते हैं, उसे काट कर जला देते हैं, फिर वहां पर सीरियल्स वगैरह मतलब अनाज वगैरह उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और तब तक प्रोडक्शन करते हैं जब तक उस जमीन की, उस पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी बनी रहती है। और जैसे ही उसकी फर्टिलिटी खत्म होती है वैसे ही क्या करते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड में, फिर वहां भी ऐसे ही करेंगे, उसको काटेंगे, जलाएंगे, खेती करेंगे, जब तक फर्टिलिटी रहेगी तब तक वहां पर रहेंगे और जैसे फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी फिर वहां से मूव ऑन कर जाएंगे। तो यही लिखा है इन दिस एग्रीकल्चर फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली। मतलब अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, सीरियल्स, अनाज और फूड क्रॉप्स को प्रोडक्शन करते हैं। कि व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, मैंने कहा ना जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, वो शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग करते क्यों है, तो लिखा है शिफ्टिंग अलाउज नेचर द रिप्लेनिशेबल, मतलब कहीं ना कहीं दोबारा फर्टिलिटी, देखिए क्योंकि अगर आप फर्टिलिटी कैसे बनती है कि आपकी सॉइल्स में नाइट्रोजन पाई जाती है और जितना ज्यादा आप उसको यूज करेंगे उतनी ज्यादा नाइट्रोजन खत्म होने लगती है, तो फिर से उसकी नाइट्रोजन रिक्रिएट हो पाए, जिसके कारण क्या करते हैं नेचुरल प्रोसेस से, जिसके कारण वो मूव कर जाते हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड के लिए। अब यहां से जो मैंने बताया आपको कि आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी कि
इस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारत के 11 अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नाम याद रखना है, क्योंकि एक नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके जरूर आता है, तो 11 में से एक क्वेश्चन तो आपको यहां से फंसेगा ही फंसेगा। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि मैंने कहा अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं जिसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, यहां पर किस नाम से जानी जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पाम लाओ नाम से जाना जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यहां पर इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को दीपा नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे मध्य प्रदेश पर। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपके इसे बेवर या दहिया के नाम से जाना जाएगा। आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो इसे पोडू या पेंडा नाम से जाना जाएगा। उड़ीसा की बात करेंगे तो पामादाबी, कोमान या ब्रिंगा नाम से जाना जाएगा। वेस्टर्न घाट में इसे कुमारी नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में इसे वॉलरे या वॉल्टर के नाम से, अगर हिमालयन बेल्ट की बात करेंगे तो खिल नाम से, और झारखंड में बात करेंगे तो इसे कुरुवा या झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये 11 स्टेट्स हैं और इन 11 स्टेट्स में जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के अकॉर्डिंगली अभी आपने केवल भारत के स्टेट्स के बारे में पढ़ा, फिर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपके दूसरे देशों में भी होता है। तो मतलब जो जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन सी कंट्रीज में किस किस नाम से जाना जाता है तो ये भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मिल्पा, एम से मिल्पा और एम से मैक्सिको याद रखना है। तो मिल्पा के नाम से कहां पर जाना जाता है तो मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है। दूसरा है कोनुको, कोनुको, तो अगर कोनुको की बात करेंगे तो कोनुको वेनेजुएला में इसे कहा जाता है। रोका की बात करेंगे तो ब्राजील में कहा जाता है। मसौल की बात करेंगे तो सेंट्रल अफ्रीका में कहा जाता है। उसके बाद दो और बचेंगे आपके। लदांग की बात करेंगे तो लदांग, देखिए ये लद्दाख नहीं है, लदांग है। लदांग कहां पर कहा जाएगा इंडोनेशिया में, और रे कहां पर कहा जाता है तो वियतनाम में। तो इतना मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, इतना आपको रिवाइज करा दिया। अब इसके आगे इंटेंसिव फार्मिंग पर चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि फार्मिंग में जो होता है दो टाइप होते हैं, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहले आपने प्रिमिटिव जो पढ़ ली, अब आप पढ़ेंगे इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में। तो क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। मतलब देखो हमने क्या कहा कि जो आपकी जो प्रिमिटिव होती है वो स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स में होती है जहां पर केवल अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए यह फार्मिंग की जाती है। पर जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ये बेसिकली की जाती है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जैसे आप लोग अपने घर में जो करते हैं, मतलब आपके घर में अगर मान लीजिए खेत है और वहां पर चावल उगाया जा रहा है, धान उगाई जा रही है, इसका मतलब आप लोग कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर उसको सेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो आप इंटेंसिव के साथ साथ, क्योंकि अपने लिए यूज के लिए भी रख रहे हैं और कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए भी उसको आप यूज करते हैं। मतलब जो आपके एक्स्ट्रा होता है आप उन्हें बेच देते हैं, जो आपके अपने उपयोग का होता है उसको आप रख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। उसके बाद इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो देखिए अब खेती, अब आपने देखा कि धान लग रही, तो क्या आपके घर वाले ही धान जाकर लगा रहे, क्योंकि आपको पता है एक बार लगाया जाता है फिर उखाड़ कर फिर लगाया जाता है, तो इसमें लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर जैसे मैंने वहां पर बताया कि लेबर का काम, अगर प्रिमिटिव में बात करेंगे तो लेबर का काम फैमिली मेंबर ही कर रहे होते हैं, पर यहां पर आपको एक्स्ट्रा लेबर की आवश्यकता होती है। इसमें आप हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं जिसके कारण क्या हो सके, प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। पर फिर मैं कह रहा हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग जहां हाई पॉपुलेशन होता है और फार्मिंग बेसिकली की जा रही है कैसे, इंटेंसिव, मतलब लेबर्स की आवश्यकता पड़ रही है, बट आप जो फार्मिंग कर रहे हैं वो उसका पर्पज केवल बेचने का नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसका जो पर्पस होता है ये कॉमर्शियल नहीं होता है, आप अपना भी यूज करते हैं और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको आप सेल करने का मतलब सेल करने का प्रयास करते हैं। पर कॉमर्शियल में जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब सेलिंग पर्पस से ही करते हैं। तो यही दोनों के बीच डिफरेंस है, याद रखिएगा। इंटेंसिव में भी बायोकेमिकल्स का यूज होता है हाई प्रोडक्शन के लिए, कॉमर्शियल में भी बायोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका यूज होता है, बट केवल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है।
मतलब अपने यूज के लिए, मतलब प्रोडक्शन करके सेल करने के लिए होता है, अपने यूज के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने कहा सब्सिस्टेंस जो हो रही है, अब देखिए थोड़ा सा मतलब समझिएगा, मैंने कहा दो टाइप है। ठीक, अगर आप फार्मिंग की बात करेंगे तो एक है सब्सिस्टेंस और दूसरी है कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दो टाइप हैं, एक हो गए प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या हो गया, मैंने आपको बताया, इसमें स्मॉल पैच ऑफ लैंड में प्रिमिटिव टूल्स का यूज करके हम एज लेबर भी एज अ फैमिली मेंबर, मतलब जो एज अ फैमिली मेंबर होते हैं वो भी लेबर का काम करते हैं इसमें। बट जो आप इंटेंसिव की बात करेंगे तो इंटेंसिव में हाई प्रोडक्शन का, हम जहां पर प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होता है और जहां पर हम बायोकेमिकल्स यूज करते हैं प्रोडक्शन को हाई बनाने के लिए। बट यहां पर याद रखिएगा, यहां पर लेबर्स का यूज होता है और उसके बाद यहां पर जो इंटेंसिव, मतलब आपके यहां जो होता है ना कि आप सोचते हैं कि इतना हम डालेंगे तो इतने हमें मतलब इतने कुंटल हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, तो वो हम उसमें कुछ अपने लिए कंज्यूम करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम सेल कर देंगे, तो इसलिए होती है इंटेंसिव फार्मिंग। पर जो कॉमर्शियल फार्मिंग होगी, मान लीजिए आपने केले का बहुत सारे पेड़ लगा दिए, अब क्या करना है, आपको केले को बेचना है। ठीक है, तो वो अपने यूज के लिए आप नहीं ज्यादातर करेंगे, वो कॉमर्शियल मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो इसलिए आप उसको सेल कर सकेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ये अंतर समझिएगा वो कि क्या है डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल में भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, और इंटेंसिव में भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, और इंटेंसिव में भी हाई प्रोडक्शन पर हम मतलब हाई प्रोडक्शन ऑब्टेन करना चाहते हैं, कॉमर्शियल में भी हाई प्रोडक्शन ऑब्टेन करना चाहते हैं। पर इंटेंसिव जो है वो सब्सिस्टेंस के अंतर्गत आ गया, मतलब ये हम अपने यूज के लिए और जितना एक्स्ट्रा बचा उसको सेल करते हैं। पर कॉमर्शियल में हम टोटल सेल करते हैं, इसमें कोई अपने यूज के लिए नहीं रखते हैं, इसको दिमाग में आपको रखना है, यही डिफरेंस है दोनों के अंतर। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग में। ठीक है, जैसे कॉमर्शियल फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूजेस द हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, मतलब हमारे इस समय के, जैसे मॉडर्न इनपुट्स का मतलब है पेस्टिसाइड्स, नए नए पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, हाई यील्डिंग सीड्स आ रहे हैं, मतलब जिनको हाई यील्डिंग सीड्स ऐसे होते हैं जिनको पनपने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वो पहले से ही अंकुरित होते हैं, मतलब पहले से ही पनपे रहते हैं, उसको बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग सीड्स का उपयोग करते हैं हम इसमें, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, मतलब हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाने के लिए हम मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग करते हैं। मॉडर्न इनपुट्स में कौन कौन से, हाई यील्डिंग सीड्स का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण से हमें एक्टिविटी, मतलब हमें जो प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है वो ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल की अगर बात करें तो राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इज सस्टेन क्रॉप इन उड़ीसा। मैंने कहा अगर चावल की बात करेंगे तो चावल ज्यादा कहां पर हो रहा है, तो हरियाणा पंजाब, हमारे यहां भी देखते हैं पर हमारे यहां इंटेंसिव के रूप में यूज होता है, पर हरियाणा पंजाब में राइस जो होता है आपका वो बहुत ज्यादा होता है, तो लोग इसे क्या करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस पे जितना भी राइस होता है उसको बेचते हैं। ठीक है, तो वहां पर कॉमर्शियल पर्पस पे यूज हो रहा, पर उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस के रूप में, मतलब इंटेंसिव के रूप में यूज होगा, जितना हमारा यूज किया उसको किया और जितना बच गया उसको हमने क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, क्या डिफरेंस बताया, मैंने बताया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है हाई प्रोडक्शन के लिए, बट वहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें हम यूज अपने लिए यूज करते हैं और एक्स्ट्रा जो होता है उसको सेल करते हैं। बट जो कॉमर्शियल किया जा रहा है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस सब को हम एज अ सेलिंग पर्पज से हम रखते हैं, मतलब बेचने के पर्पज से ही रखते हैं। ये डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप ग्रोन एज अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन का आप समझ गए ना कि मतलब हम मान लीजिए प्लांटेशन कर रहे हैं किसका, मान लीजिए हम चाय का प्लांटेशन कर रहे हैं असम में। ठीक है, टी प्लांटेशन कर रहे हैं, और टी प्लांटेशन किस लिए हो रहा है, क्या अपने घर में चाय बनाने के लिए ना, हम टी प्लांटेशन कर रहे हैं कि सेलिंग पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बड़े एरिया में। ठीक है, तो वो प्लांटेशन कहलाता है, सिंगल क्रॉप ग्रोन होती है वहां पर। कह रहे इन इंडिया, देखिए लिखा था इंडिया टी, कॉफी, रबर, सुगर केन, बनाना आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। मतलब प्लांटेशन, देखिए ये सब प्लांट्स हैं। ठीक है, और वो आपकी बेसिकली क्या है, ये जो आपकी है जैसे रबी हो गए, खरीफ हो गए, ये सब सीरियल्स हो गए, आपके अनाज हो गए।
ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या, बेसिकली जो प्लांटेशन क्रॉप अगर लार्ज एरिया में हो रहा है वो केवल कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए ही होता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ये आपको मैं 9th में पढ़ा चुका हूं, पर एक बार फिर से इस चीज को पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक होता है रबी, आपको याद आ रहा होगा, एक होगा रबी, दूसरा होगा खरीफ और तीसरा होगा जायद। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न भारत में देखने को मिलते हैं। अब क्या है क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि इसमें आपको क्या क्या जानना होता है, मतलब किस सीजन में किस क्रॉप को उगाया जाए, ये होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, मतलब एक पैटर्न से हम चलेंगे कि ठंडी आएगी तो इस क्रॉप को लगाएंगे, गर्मी आएगी तो इस क्रॉप को लगाएंगे, बीच का मौसम रहेगा तो इस क्रॉप को लगाएंगे, जिससे हमारी जो फील्ड रहे वो कभी खाली ना रहे, हमेशा हमें प्रोडक्शन मिलता रहे। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रबी क्रॉप की। तो देखिए, इस कोई भी क्रॉप अगर पढ़ना है तो सब 3 चीजें जाननी है आपको। पहली चीज कि ये जो क्रॉप है ये कब लगाई जा रही है और कब इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब ये क्रॉप को कब ग्रोन किया जा रहा है और कब हार्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स रबी के अंतर्गत आती हैं। और तीसरी चीज की अगर बात करेंगे तो कहां कहां पर ये क्रॉप्स ज्यादातर होती हैं। तो कोई भी अगर क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यही 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम रबी की बात करते हैं तो कह रहा है रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, मतलब रबी क्रॉप जो है वो ठंड में, मतलब अब जो देखेंगे अभी जो कटने वाली होगी, कटने के बाद अब जो फसल लगाई जाएगी वो रबी क्रॉप के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अभी आपका गेहूं लगाया जाएगा, आप देखिएगा तो गेहूं वगैरह क्या है, ये रबी के अंतर्गत आती है, क्योंकि ठंडी में इसे लगाया जाता है और अप्रैल और जून में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। देखिए कह रहा है रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, इसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाया जाता है, एंड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रबी क्रॉप, मैंने कहा पहला क्वेश्चन कि कब लगाया जाता है, तो मैंने कहा इसको विंटर सीजन में लगाया जाता है। विंटर सीजन में कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसे लगाया जाता है। और कब हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो मैंने कहा जब समर सीजन आने वाला होता है, मतलब अप्रैल से जून के बीच में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रॉप आती है तो इसको भी समझ लेते हैं। मैंने कहा ये देखिए यहीं पर याद रखिएगा, सब एनसीईआरटी की आपकी जितनी क्रॉप्स उसमें दी हुई है वही क्रॉप्स हैं, वैसे तो हैं बहुत, ठीक, अलसी वगैरह भी है, लिनसीड भी है, पर उसको मैंने छोड़ दिया, जो आपकी है एनसीईआरटी में जो बुक में है केवल उन्हीं क्रॉप्स को मैंने कवर किया। ठीक है, मैंने कहा अगर रबी क्रॉप्स की बात करेंगे तो वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है और लिनसीड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रॉप्स के नाम आपको दिमाग में रखने हैं जो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आएंगे। तो पहला मैंने बताया कि कब हो रही है, तो रबी क्रॉप सबसे पहले नंबर पे रबी क्रॉप, क्योंकि इसीलिए आपको याद करा रहा हूं क्योंकि आने वाली है। तो रबी कब उगेगी, तो बस उगने वाली है, रबी को अब सोन किया जाना है, लगाया जाना है कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसे लगाया जाता है विंटर सीजन में, और जब समर सीजन होता है तो इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्रॉप आ रही है, तो वीट आपको पता है, गेहूं, बार्ले, जौ, पीज, ग्राम, मस्टर्ड और लिनसीड, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कहीं ना कहीं रबी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरे पॉइंट पे मैंने कहा कहां कहां पर होती है, तो इंडियन स्टेट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एज सच एज, ठीक है, मैंने कहा नॉर्थ, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो मैंने कहा नॉर्थ पार्ट में हो रही है, और नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब और हरियाणा ऐसे इलाकों में, हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। तो कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड रबी क्रॉप्स। तो गेहूं के उत्पादन के लिए आपको पता है कि गेहूं की अगर बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपका उत्तर प्रदेश, भारत में भी गेहूं होता है, उत्तर प्रदेश में भी गेहूं होता है, ठीक है, आपको पता है। तो क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या सबसे ज्यादा प्रोडक्शंस के लिए फायदेमंद, रबी क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इन एरियाज में होता है। फिर मैं एक बार बता रहा हूं पूरा, मैंने कहा पहली चीज कि ग्रोन कब होता है, तो सोन हो रहा है विंटर सीजन में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच। कब हार्वेस्ट हो रहा है, तो समर में हार्वेस्ट हो रहा है, अप्रैल से लेकर जून के बीच इसे काट लिया जा रहा है। फिर मैंने कहा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नाम याद रखना है, वीट, बार्ले, 3-4 बार इसको बोलोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिनसीड। कहां कहां पर ये मतलब इसको लगाया जाता है, भारत के किन एरियाज में, किन रीजन्स में, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, मैंने कहा नॉर्थ की बात करेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में इस क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं खरीफ क्रॉप की।
बात करेंगे अगर खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट मानसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो खरीफ में ही आती है आपकी जो अभी लगाई गई है धान, ठीक है, जिसको हम पैडी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पैडी कहते हैं। तो मैंने कहा कब लगाया जाता है, जब मानसून भारत में आ रहा होता है, मतलब जून जुलाई के समय से लगाया जाता है, और जून जुलाई का मई जून जुलाई के बीच में इसे लगाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसे काट लिया जाता है। तो ऑन सेट मानसून, जब भारत में मानसून आ रहा होता है, ठंडी चली जाती है, बीच का सीजन हटा दीजिए, उसके बाद जैसे ही वो अप्रैल से जून के बीच में कटता है, उसी के बाद इस खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा खरीफ क्रॉप कब आ रही है, तो ऑन सेट मानसून, जब मानसून आ रहा है तब इसको लगाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसे काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, तो मैंने कहा सीजन पैडी, पैडी मैंने जो अभी कहा आपको धान, उसके बाद मेज, मेज का मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा, टूर, टूर का मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन एंड सीसम, ठीक है, सीसमम, सीसमम, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो मैंने कहा कि ये कैसे पूछा जाता है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है जूट किस क्रॉपिंग पैटर्न से संबंध रखता है, या जूट जो है वो किस क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड होता है। तो जूट जो है वो खरीफ से रिलेटेड होगा। रबी में आपने देखा, रबी में 6 आपको मैंने बताए। पहले नंबर पे बताया आपको वीट, दूसरे नंबर पे आपको बताया वीट था, उसके बाद था आपका वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड और लिंसिड, ठीक है, ये वहां पर था। यहां की बात करेंगे तो यहां पर है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, टूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड सीसमम, ये सब यहां की क्रॉप्स हैं। अब अगर राइस की बात करेंगे तो भारत के किन इलाकों में राइस सबसे ज्यादा हो रहा है, या फिर हम कहें कि भारत के किन इलाकों में आपकी रबी की क्रॉपिंग, खरीफ की क्रॉपिंग सबसे ज्यादा हो रही है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आसाम है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी धान की खेती होती है। पर सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो उधर के इलाकों में होती है, किधर के, आपके ईस्टर्न इलाकों में और फिर ये साउदर्न इलाकों में, ठीक है। तो मैंने कहा कहां कहां पर हो रही है, तो आसाम में हो रही, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आपको पैडी या फिर आपको खरीफ क्रॉप देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने दोनों बताया, रबी और खरीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार। मैंने सबसे पहले आपको रबी के बारे में बताया। मैंने कहा रबी कब लगाई जा रही है, तो मैंने कहा रबी क्रॉप जब विंटर सीजन आ रहा होता है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको सोन किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, तो जून या फिर अप्रैल से जून के बीच में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो क्रॉप आ रही है, तो मैंने कहा वीट आ रही है, वीट के बाद आपका बार्ले आ रहा है, बार्ले के बाद आपका लिंसीड आ रहा है, लिंसीड के बाद आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, और मस्टर्ड हो गया। ये सब किस में आ रही है, रबी की क्रॉप में आ रही हो। मैंने एरिया बताया, एरिया का मतलब नॉर्थ वेस्ट एरिया, मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब इलाकों में रबी की क्रॉप सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आए खरीफ की क्रॉप। तो खरीफ की क्रॉप में मैंने कहा कि अगर आपको खरीफ की क्रॉप जाननी है तो कब लगाया जा रहा है, तो जब ऑनसेट मानसून, मतलब जब मानसून आ रहा है भारत में, तब इसे लगाया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जा रहा है, तो हार्वेस्ट किया जा रहा है इसे सितंबर अक्टूबर के बीच। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रॉप आ रही है, तो पैडी है, मेज है, ज्वार, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, टूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन और सीसमम। तो ये आपको रटना है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है। और कौन कौन से पार्ट है, तो आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पार्ट्स में, रीजन्स में ये सबसे ज्यादा होती है खरीफ की फसल। एक नोट पॉइंट है, क्या लिखा है, इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोइंग इन अ ईयर। हाँ, तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, एक ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि जो पैडी है, जो धान की खेती है, उसको असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, औस, आमान और बोरो, ठीक है। याद रखना है किसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, औस, अमान और बोरो पूछा गया जो क्वेश्चन है बोर्ड में, कि औस, अमान और बोरो ये जो क्रॉप्स हैं, ये किसकी आपकी क्रॉप्स होती है, मतलब किसके अंतर्गत होती हैं। वेस्ट बंगाल, आपके वेस्ट बंगाल और आसाम में, असम, उड़ीसा, ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो पैडी की क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक साल में तीनों ये अलग अलग क्रॉप होती हैं, औस होती है, अमान होती है और बोरो, ठीक है। औस, अमान और बोरो पैडी की क्रॉप है, जो कहां कहां पर हो रही है, असम में हो रही है, वेस्ट बंगाल में हो रही है और उड़ीसा में हो रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स आर सोन बिटवीन रबी एंड
सॉरी जायद की बात करते हैं, खरीफ तो हो गई ना, तो जायद की बात करते हैं। तो जायद जो क्रॉप है वो रबी और खरीफ के बीच में, मतलब मैंने कहा रबी हो रही है विंटर सीजन में, खरीफ हो रही है आपकी ऑनसेट मानसून में, उसके बीच का जो सीजन होता है उसी के बीच में जायद की क्रॉप आपकी ग्रो की जाती है। ठीक है, समर मंथ में कह देंगे। और इसमें आप देखते हैं जिसमें ककड़ी वगैरह आती है वो सब आपकी इसी के अंतर्गत आती है। जैसे क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर और फॉडर क्रॉप्स, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो आपकी जायद क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। और एक नोट पॉइंट, शुगर केन को बनने में, मतलब जो गन्ना होता है, गन्ने को बनने में लगभग 1 साल लग जाते हैं, मतलब गन्ने की खेती में पूरा 1 साल लगता है। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई। कल हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, जिसमें अलग अलग करके राइस, व्हीट, मेज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। आज मैंने आपको क्रॉपिंग पैटर्न जो इंपॉर्टेंट टाइप बताया, जिसमें आपको रबी बताई, खरीफ बताया और जायद बताया। तो आज आप केवल इतना पढ़ लीजिए, बाकी चीजें हम अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी किसी भी अगर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, दिक्कत होने का मतलब है टॉपिक मुझे बताइए, मुझे टीचर वगैरह के बारे में मत बताइए कि क्या कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे बताइए सर अगर ये टॉपिक पढ़ा देंगे तो बेहतर रहेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आपको वो टॉपिक, मतलब इधर उधर कहीं से भी कंटेंट निकाल के मैं वो टॉपिक आपको पूरी तरह से पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड नाइट।